हेलो भाई लोग, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूं। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और आज के इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज और फूड फ्रॉम एनिमल्स के बारे में। फार्मर्स ने क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया, उसके बाद क्रॉप्स को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, मीन्स उसे सही तरीके से रखना पड़ेगा। तो वो टॉपिक क्या है, स्टोरेज। उसके बाद एनिमल्स से कौन कौन से फूड आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से टॉपिक मैं पढ़ा रहा था, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वाला टॉपिक। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फार्मर्स टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्टिविटी कर रहे होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, उसी को बोला जाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। जिसमें सबसे फर्स्ट एक्टिविटी क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मीन्स मिट्टी को तैयार करना। क्यों तैयार करना? फॉर सोइंग। सेकेंड टॉपिक क्या था इसके अंदर, सोइंग। ये सब चीज मैं पढ़ा चुका हूं पिछले क्लासेस में। जिन जिन लोगों ने हमारा लेक्चर नहीं देख रखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं, वहां से देख लीजिए। ओके, तो फार्मर सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, मीन्स बीज को गिराते हैं। क्या चीज की हेल्प से? सीड ड्रिल के हेल्प से, सीड ड्रिल, मॉडर्न टेक्निक। उसके बाद फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर डालते हैं उस क्रॉप फील्ड में। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर और फर्टिलाइजर डाल देते हैं। जो भी प्लांट के अंदर में कमी रहेगी वो फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर से पूरी हो जाएगी। उसके बाद फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं। क्या करते हैं? इरिगेशन। इरिगेशन। जब फार्मर्स ने इरिगेशन कर दिया तो क्रॉप थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ टाइम के बाद क्रॉप थोड़ा सा बड़ा होगा। उसके बाद उसमें अनवांटेड प्लांट आ जाएंगे, तो उससे भी फार्मर्स को सेव करनी है। कौन सा टॉपिक है? प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्लांट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब क्या होता है? अनवांटेड प्लांट। जिस प्लांट को हम लोग चाह नहीं रहे हैं वो प्लांट आ गया, अनवांटेड प्लांट्स। उसके बाद फार्मर्स क्या करेंगे, और कुछ दिनों तक वेट करेंगे और वो फसल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फार्मर्स उस फसल को कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद क्या किया जाता है, क्रॉप को कटाई कर दिया जाता है। उसके बाद थ्रेसिंग किया जाता है, एंड थ्रेसिंग। उसके बाद क्या किया जाता है, थ्रेसिंग, मीन्स इससे ग्रेन निकाला जाता है। उसके बाद क्या किया जाएगा, ये पिछले वीडियो में मैं करा रखा हूं, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिए लेक्चर नंबर 6 में। और आज जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, स्टोरेज। मीन्स अब वो जो ग्रेन्स रहेगा, सीरियल्स रहेगा, जो अनाज आएगा उसे हमें स्टोर करनी है। वो जो क्रॉप रहेगा उसे अनाज मिलेंगे या कोई भी चीज मिलेंगे उसे अब हमें स्टोर करनी है। क्या करनी है? स्टोरेज।
तो उसी के बारे में आज पढ़नी है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मीन्स फार्मर्स मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद बीज को बोते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। ये लेक्चर लास्ट है इस चैप्टर का, विथ द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। उसके बाद फार्मर्स उसमें मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर मिक्स करते हैं, उसके बाद उसमें इरिगेशन किया जाता है, मीन्स सिंचाई किया जाता है, मीन्स पानी डाला जाता है। उसके बाद जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उससे इसे बचाया जाता है। अनवांटेड प्लांट का एग्जांपल याद है, मोथा, बथुआ। उसके बाद जब क्रॉप बड़ा हो जाता है तो उसे हार्वेस्ट किया जाता है, मीन्स उसकी कटाई की जाती है। उसके बाद थ्रेसिंग किया जाता है, मीन्स दौनी किया जाता है, मीन्स उससे ग्रेन्स निकाले जाते हैं। उसके बाद वो जो ग्रेन्स रहेगा उसे स्टोर किया जाएगा। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपको याद हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्कूल एग्जाम में या ओलंपियाड में। फर्स्ट ये दे देगा, फिर ये छोड़ देगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा, ABCD करके 4 छोड़ दिया रहेगा और 3 दे दिया रहेगा, और ऑप्शन ऊपर नीचे करके दिया रहेगा। नोट डाउन कर लीजिए, इतना कर लिए। आज क्या पढ़ना है, स्टोरेज। स्टोरेज के बारे में आज पढ़नी है, स्टोरेज। स्टोरेज किसका स्टोरेज, क्रॉप्स जो रहेगा उससे सीरियल्स मिलेंगे, उसका स्टोरेज करना है। ठीक है, तो कहां पर हम लोग स्टोर करके रखेंगे क्रॉप को, किसी को पता है? सीरियल्स जो आएंगे उसे हम लोग कहां पर स्टोर करके रखेंगे, पता है? सीरियल्स आर स्टोर्ड इन, क्या चीज में स्टोर किए जाते हैं सीरियल्स को, अनाज को? स्मॉल बिन्स में। देखे हो, कोठी, क्या चीज में? स्मॉल बिन्स। बिन्स क्या होते हैं? कोठी। क्या होता है? कोठी, जिसमें अनाज को स्टोर किया जाता है। सीरियल्स आर स्टोर इन स्मॉल बिन्स इन होम। मीन्स जब आपको घर में स्टोर करके रखनी है तो कहां रखिएगा? स्मॉल बिन्स में रखना पड़ेगा। मीन्स छोटे सी चीजें में रखनी पड़ेगी, छोटे से बिन्स में, जो कि लोहे का चदरा का बना होता है, चदरा का। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज में स्टोर करके रखते हैं अपने घर में? गन्नी बैग में। सीरियल्स आर स्टोर इन स्मॉल बिन्स एंड गन्नी बैग। गन्नी बैग जो बोरा होता है उसमें स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को। ठीक है, दिख रहा है? सीरियल्स आर स्टोर इन स्मॉल बिन्स एंड गन्नी बैग in homes and silage and granaries in large scale। अब फार्मर्स को बहुत सारे ग्रेन्स उगाए, फार्मर्स मीन्स बहुत सारे गन्नी बैग में ग्रेन्स को भर भर कर रखे, तो उसे घर पे कितना रखेंगे फार्मर्स? तो उन्हें स्टॉक में रखा जाता है उस ग्रेन्स को। तो स्टॉक में रखा जाता है सिलॉज और ग्रैनरीज में। कहां पर रखा जाता है? स्टॉक में। स्टॉक में लार्ज क्वांटिटी में रखा जाता है। कितना? लार्ज स्केल में। स्केल मीन्स क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में रखा जाता है, लार्ज क्वांटिटी। आ रहा है समझ में? एंड सिलोज एंड ग्रेनरीज इन लार्ज स्केल।
उसके बाद एक पॉइंट आता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक नाम सुने हो कभी? जैसे कभी अकाल पड़ गई तो ग्रेन्स खत्म हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी गवर्नमेंट ग्रेन को स्टोर करके रखती है, उसी को बोला जाता है बफर स्टॉक। ग्रेन्स एंड सीरियल्स आर स्टोर्ड फॉर इमरजेंसी। कभी अकाल पड़ गई तो सारे लोग मरेंगे थोड़ी ना, जिसके कारण गवर्नमेंट सीरियल्स को स्टोर कर करके रखती है। तो ग्रेन्स एंड सीरियल्स आर स्टोर्ड फॉर इमरजेंसी, इसे हम लोग इमरजेंसी पढ़ते हैं, लेकिन ई यहां पर साइलेंट है। ओके, आर नोन एज बफर स्टॉक। ग्रेन्स और सीरियल्स आर स्टोर्ड फॉर इमरजेंसी आर नोन एज बफर स्टॉक। मीन्स स्टॉक करके रखनी है, ग्रेन्स को, अनाज को स्टोर करके रखनी है। जैसे राइस को, चावल को, गेहूं को, मक्के को, सारे चीज को गवर्नमेंट एक जगह पर स्टोर करके रखती है। फार्मर्स भी स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर विकट परिस्थिति आए तो उस ग्रेन्स का यूज किया जाए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक। ग्रेन्स एंड सीरियल्स आर स्टोर्ड फॉर इमरजेंसी आर नोन एज बफर स्टॉक। अगर फार्मर्स को अपने घर में रखनी है सीरियल्स को तो क्या करेंगे? घर में बहुत लंबे समय तक रखनी है तो फार्मर्स क्या करेंगे? उसमें कीड़े भी लग सकते हैं, तो फार्मर्स एक काम करते हैं, नीम का नाम सुने हो? नीम की पत्तियां को फार्मर्स ड्राइड कर देते हैं। नीम की पत्तियां को फार्मर ड्राई कर देते हैं, मीन्स सुखा देते हैं, और उसे जो कोठी होता है, बीन्स होता है, मेटालिक बीन्स, स्मॉल बीन्स, क्या चीज का बना होता है? मेटल का बना होता है, मेटालिक बीन्स। इसके चारों तरफ नीम से कवर कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर कोई घुन ना लग जाए। घुन का नाम सुने हो? बताता हूं उसके बारे में। आ गया समझ में? तो क्या लिखूं? नीम लीव्स, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड टू स्टोर cereals for long time in home। जैसे अब 2 साल रखनी है, 3 साल रखनी है, 5 साल रखने हैं। 5 साल में तो ऐसे खराब हो जाएंगे। जैसे 2 साल रखने हैं तो क्या करेगा फार्मर्स? अगर घर में रखनी है तो ड्राइड नीम लीव्स का यूज करेगा सीरियल्स के साथ और अपने घर में रखेगा ताकि इसमें कीड़े ना लग जाए। कौन कौन से कीड़े होते हैं उसके बारे में मैं बताता हूं, इतना नोट डाउन कीजिए। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड टू स्टोर सीरियल्स फॉर लॉन्ग टाइम इन होम। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स अफेक्ट होते हैं? फैक्टर्स which affect storage of grains। अब फार्मर्स को अनाज को रखनी है तो क्या ऐसा हो जाता है जिसके कारण अनाज खराब हो जाता है? मीन्स अनाज में कुछ कीड़े लग जाते हैं या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है वो फैक्टर है बायोटिक फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या है? बायोटिक फैक्टर्स।
बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। लिविंग, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ग्रेन्स को खराब कर देंगे उसे बोला जाता है बायोटिक फैक्टर। और सेकेंड होता है अबायोटिक फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या है? बायोटिक फैक्टर। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक फैक्टर क्या क्या लिखेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म which can damage the crops। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप को डैमेज करेंगे उसे क्या बोला जाता है? बायोटिक फैक्टर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म which can damage the crops उसे क्या बोला जाता है? बायोटिक फैक्टर। और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को पेस्ट बोला जाता है, नोन एज पेस्ट। और वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अफेक्ट करता है उसे पेस्ट बोला जाता है, पेस्ट। ठीक है, PESTS। लिविंग ऑर्गेनिज्म which can damage the crops are known as पेस्ट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रॉप को डैमेज करते हैं उसे क्या बोला जाता है? पेस्ट। इतना नोट डाउन कीजिए। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म डैमेज करते हैं? रोडेंट्स, जैसे रोडेंट्स। रोडेंट क्या होते हैं? चूहा। जैसे चूहा डैमेज करता है। रोडेंट्स के बारे में आपको डीप में अभी पढ़नी नहीं है इस चैप्टर्स में। तो रोडेंट का मतलब सिर्फ आपको रैट याद रखना है। रोडेंट मीन्स रैट। जैसे ग्रेन्स रखा हुआ उसके अंदर चूहा लग गया तो बर्बाद हो जाएगा। जैसे ग्रेन्स कहीं हम लोग रखे हुए हैं और वहां पर चिड़िया पहुंच के और ग्रेन्स को खा जा रही है तो रोडेंट, बर्ड्स, इंसेक्ट लग जाते हैं, माइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब चीज। जैसे और क्या लगते हैं? इंसेक्ट लग जाते हैं, मीन्स कीड़ा। जैसे माइट्स। माइट्स क्या होता है? घून। नाम सुने हो? घून क्या लग जाता है? घून। रोडेंट, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइट्स और भी चीजें लगते हैं। जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ETC। आ गया समझ में? लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन डैमेज द क्रॉप्स आर नोन एज पेस्ट। एग्जांपल क्या? रोडेंट। रोडेंट क्या होता है? रैट होता है। जैसे बर्ड्स है एग्जांपल, इंसेक्ट है, माइट्स है मीन्स घून है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मीन्स छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है। जैसे सेकेंड फैक्टर है अबायोटिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर? अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर्स मीन्स ऐसा फैक्टर जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रभावित नहीं होता है। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है वो इस क्रॉप को बर्बाद कर देता है। स्टोर किया गया है उसे बर्बाद करेगा। जैसे फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। फूड मटेरियल्स को लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। फूड मटेरियल्स को लो टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है। फूड ग्रेन्स स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। फूड ग्रेन्स को लो टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है। अगर टेम्परेचर मॉडरेट होता है, मीन्स जो नॉर्मल टेम्परेचर है जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर पहुंचेगा तो उसमें कीड़े लग सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे मॉडरेट टेम्परेचर जो होता है उसमें कीड़े लग सकते हैं, जिसके कारण फूड को लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। फूड ग्रेन्स स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर।
मॉडरेट टेम्परेचर पर क्या होता है? मॉडरेट टेम्परेचर पर क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, मीन्स छोटे 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 ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फूड ग्रेन्स को कम टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना चाहिए ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे। अगर टेम्परेचर मॉडरेट हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग सकता है, लगने का बहुत चांस होता है। मॉडरेट टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग सकता है। कैन, कैन लिख देता हूं, मीन्स लग सकता है। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। अब जो सेकेंड फैक्टर है, ऊपर का कर लिया नोट डाउन। सेकेंड फैक्टर है वो है मॉइस्चर। सेकेंड फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर और सेकेंड फैक्टर है मॉइस्चर। मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब सभी को पता है क्या होता है? कंटेंट ऑफ वाटर, कंटेंट ऑफ वाटर मीन्स जो ग्रेन्स रहेगा उसमें वाटर रहेंगे, वाटर प्रेजेंट रहेंगे, मीन्स मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं। तो जब ग्रेन्स को हमें स्टोर करनी होती है तो उसे प्रॉपर तरीके से धूप में सुखानी पड़ती है ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए, वाटर कंटेंट निकल जाए। प्रॉपरली ड्राइड बिफोर स्टोरिंग मीन्स उसे हमें बीन में डालने से पहले, गन्नी बैग में डालने से पहले, सिलॉज में डालने से पहले उसे हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर तरीके से ड्राई करनी पड़ेगी, सुखानी पड़ेगी। ठीक है। लार्ज स्केल में कहां पर ग्रेन्स को रखा जाता है? एक पॉइंट, लार्ज स्केल में सिलॉज और ग्रैनरीज में। सिलॉज भी कैसा होता है? बड़ा सा कोठी जैसा ही होता है। और ग्रैनरी जहां पर अनाज रखे जाते हैं स्टोर करके, लार्ज स्केल में, लार्ज स्केल में किया जाता है। तो सिलॉज या ग्रैनरी या कहीं पर भी रखे तो उसे प्रॉपर तरीके से सुखानी पड़ेगी, फूड मटेरियल्स को, ग्रेन्स को। ठीक है। तो लार्ज स्केल पर रखने के लिए उसे सुखानी पड़ती है। प्रॉपरली ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। कौन कौन से चीज इसमें लग जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। क्या चीज से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो इसके ऊपर लग जाते हैं उससे बचाने के लिए। प्रॉपरली ड्राइड बिफोर स्टोरिंग मीन्स स्टोर करने से पहले प्रॉपर तरीके से ड्राई करना होता है, नहीं तो क्या लग जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएगा। जैसे और क्या लग सकता है? बैक्टीरिया लग सकता है, फंजाई लग सकता है, etc। फुल सेंटेंस में लिख दो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई कैन अफेक्ट the grains if do not dry proper। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं करेंगे, नहीं सुखाएंगे तो उसमें लग जाएंगे। इतना नोट डाउन कर लिए।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। यहां पर पूरा टॉपिक खत्म हो गया, मीन्स फार्मर सभी काम कर लिए। मीन्स लास्ट जो काम था फूड को प्रॉपर तरीके से स्टोर करना, वो हम लोग सीख लिए, स्टोर करना फूड को प्रॉपर तरीके से। अब सिर्फ ये लास्ट टॉपिक एक बचा है, जो टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो कि 6 क्लासेस में भी पढ़ने थे। याद है सभी को? किसी को याद नहीं है? ओके, फूड फ्रॉम एनिमल्स, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का लास्ट टॉपिक ये भी था, फूड फ्रॉम एनिमल्स। याद था किसी को? अब एनिमल्स को भी लार्ज स्केल पर पाला जाता है। एनिमल्स आर ऑल्सो reared on a large scale like crops। जिस तरीके से हम लोग अनाज को पालते थे, मीन्स फार्मर उसे छोटे से बीज बोने से लेकर के स्टोर करते हैं, मीन्स अनाज को पालते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स को भी पाला जाता है, रियर्ड किया जाता है। मीन्स एनिमल का भी प्रोडक्शन कराया जाता है। रियर्ड मतलब पालना, ठीक है। एनिमल्स आर ऑल्सो रियर्ड ऑन ए लार्ज स्केल लाइक क्रॉप, मीन्स क्रॉप जैसा ही एनिमल्स को भी रियर्ड किया जाता है। समझ में आ रहा है? इतना नोट डाउन कीजिए। जैसे एक और टर्म आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, जैसे मैं एग्रीकल्चर का डेफिनेशन बताया था, याद है सभी को? कॉपी का फर्स्ट पेज पर जाकर आप लोग देखिए। देखिए कॉपी के लास्ट पेज, सॉरी फर्स्ट पेज पर, जिसमें मैं क्या बताया था, उसमें एनिमल्स को भी रियर्ड करने के बारे में पढ़ा जाता है। एग्रीकल्चर ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्रॉप को तो प्रोडक्शन कराते ही है, लेकिन एनिमल्स का भी प्रोडक्शन कराते हैं, मीन्स एनिमल्स को भी रियर्ड कराते हैं, मीन्स एनिमल को पालते हैं। तो इसी कारण से हम लोग इस चैप्टर को इसी में पढ़ रहे हैं, मीन्स एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। जिसके कारण हम लोग क्या लिखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का डेफिनेशन क्या होगा? ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर which deals with शेल्टर, जिसमें जानवर को रखने का सुविधा हो, शेल्टर का सुविधा हो। ऐसा एग्रीकल्चर का ब्रांच जिसमें जानवर को रखने का सुविधा हो, शेल्टर का सुविधा हो, फीडिंग का सुविधा हो, मीन्स वो जो खाता है उसका सुविधा हो, शेल्टर फीडिंग का सुविधा हो, और हेल्थ केयर का सुविधा हो, हेल्थ केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पालतू जानवर है उसका, ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विथ शेल्टर, मीन्स उसका घर का सुविधा हो, फीडिंग, हेल्थ केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, इसी को क्या बोला जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। कितना? ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल मीन्स एग्रीकल्चर का ऐसा ब्रांच जिसमें जानवर को शेल्टर देने का सुविधा हो, मीन्स घर देने का, होम का, फीडिंग का, हेल्थ केयर का, डोमेस्टिक एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल, मीन्स बड़े पैमाने पर, मीन्स जानवर का पूरा प्रॉपर तरीके से देखभाल हो, वहां क्या बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। आर नोन एज एनिमल हस्बेंड्री।
एनिमल हस्बेंड्री। आ गया समझ में? ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विथ शेल्टर, फीडिंग, हेल्थ केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल। जैसे एनिमल से अब कौन कौन से फूड आते हैं, बोलिए। कौन कौन से फूड आते हैं? मिल्क आते हैं, चीज आते हैं, मीन्स मिल्क से चीज कन्वर्ट किया जाता है। तो किससे आ रहा है? मिल्च एनिमल से आ रहा है। कैसे एनिमल? मिल्च एनिमल। क्या होता है मिल्च एनिमल, पता है किसी को? मिल्च एनिमल क्या होता है? सबसे पहला मिल्च एनिमल, पहले मैं मिल्च एनिमल्स। क्या होता है मिल्च एनिमल्स? ऐसा एनिमल्स जो मिल्क दे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क कहां पर मिलता है? डेयरी पर। तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं? डेयरी एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स या डेयरी एनिमल्स। कौन कौन होते हैं मिल्च एनिमल्स? जिससे दूध आता है? काऊ, बफेलो, और क्या होता है? सीप। सीप का यूज नहीं किया जाता, सीप का जनरली मीट में किया जाता है। जैसे कैमल कई जगहों पर यूज किया जाता है, राजस्थान साइड। गोट का यूज किया जाता है। तो मिल्च एनिमल क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो मिल्क दे, जैसे काऊ, बफेलो, कैमल्स, गोट। जैसे अब कौन से काऊ का फार्मर्स यूज करे जिससे बहुत ज्यादा उसे बेनिफिट मिले? तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी काऊ होते हैं जिससे मिल्क बहुत अच्छा मिलता है, मीन्स सबसे बेस्ट ब्रीड का हो, जाति का हो। बायोलॉजी में ब्रीड यूज किया जाता है सबसे बेस्ट के लिए, सबसे बेस्ट जाति के लिए। तो सबसे बेस्ट जो काऊ का जाति है क्या है, किसी को पता है? साहीवाल, जर्सी। बफेलो का क्या है सबसे बेस्ट ब्रीड? मुराह, नाम सुने हो? ये सब ब्रीड है, मीन्स बेस्ट प्रजाति के गाय और भैंस है। साहीवाल, जर्सी, मुराह। जैसे भैंस के और भी होते हैं, जफाराबादी, जफाराबादी, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली यही होते हैं। एनसीईआरटी में इतना डीप में नहीं दे रखा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि ये क्लास 6 में पढ़ना था सारे चीजें, और ओलंपियाड में क्वेश्चन इजीली अराइज हो सकते हैं। साहीवाल, जर्सी, मुराह, जफाराबादी। कैसे है ये सब? हाई मिल्क यील्डिंग। बुक में क्या लिखा रहता है? ब्रीड्स। ब्रीड्स का मतलब वैरायटी, मीन्स अच्छे प्रजाति के है। ये बहुत ज्यादा दूध देता है। आ गया समझ में? मिल्च एनिमल, डेयरी एनिमल्स क्या होते हैं? जैसे अब दूध के प्रोडक्शन को इंक्रीज कराना है, जिसके कारण एक रेवोल्यूशन चली थी, उसे हम लोग बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। नीचे लिख देता हूं, कौन सा रेवोल्यूशन चला था? व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन फॉर increase in the production of milk। मीन्स ऐसे काऊ और बफेलो का ब्रीड का यूज करना जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में दूध दे, उसी को बोला जाता है रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो कैसे इंक्रीज कराया जाएगा?
विथ द हेल्प ऑफ मुराह भैंसी और जफाराबादी भैंसी। और गाय कौन कौन सा यूज करना, साहिवाल जर्सी, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में दूध मिले। तो इसी को बोला जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन। फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीन्स मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन है, फादर कौन है, किसी को पता है, डॉक्टर भी कुरैन। फादर कौन है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। मीन्स ये ऐसे आदमी है जो कि दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में बात करी थी सबसे पहले। तो ये क्या है, फादर है। कौन है, डॉक्टर वी कुरैन। आ रहा है समझ में इतना, नोट डाउन कीजिए। मिल्क में क्या सब प्रेजेंट होते हैं, किसी को पता है, यहां से लिखता हूं। मिल्क में ऊपर साफ कर दूं, मिल्क में क्या चीज सब प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, किसी को पता है। मिल्क में यहीं से लिखता हूं, मिल्क में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे चीज प्रेजेंट होते हैं। मिल्क जो आप देखते हो इसमें बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन, सारे चीज पाए जाते हैं। तो मिल्क में सबसे बेस्ट अमाउंट में क्या चीज होता है, प्रोटीन्स होता है। और क्या होता है, किसी को पता है। जैसे होता है फैट, फॉस्फोरस, प्रोटीन्स, विटामिन, क्या सब प्रेजेंट होते हैं। जैसे और भी बहुत सारे चीज होते हैं, लैक्टोज शुगर क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को नहीं पढ़नी है। तो मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, फैट, फॉस्फोरस, प्रोटीन्स, विटामिन, लैक्टोज शुगर। आ गया समझ में, प्रोटीन, लैक्टोज शुगर, फैट, फॉस्फोरस। और भी चीज होते हैं, जैसे एक चीज छूट रहा है, जैसे और कैल्शियम, ये सब चीजें दूध के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट है, मिल्क के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट है। मिल्क के अंदर ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मिल्क के अंदर कौन कौन से चीजें एब्सेंट होती है। एब्सेंट होती है। तो मिल्क के अंदर आयरन एब्सेंट होता है, विटामिन सी एब्सेंट होता है। मेनली दो चीजें एब्सेंट होती है, विटामिन सी एंड आयरन। विटामिन सी और आयरन मिल्क के अंदर में एब्सेंट होते हैं। आ गया समझ में। तो मिल्क के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, प्रोटीन, फैट, फॉस्फोरस, प्रोटीन 2 बार लिखा गया, प्रोटीन, फैट, फॉस्फोरस, विटामिन, लैक्टोज शुगर, कैल्शियम। इसे क्या पढ़ा जाता है, विटामिन, लेकिन लोग इसे विटामिन पढ़ते हैं। तो कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क के अंदर कौन कौन से चीजें एब्सेंट होती है, विटामिन सी एंड आयरन। मैं भी विटामिन ही पढ़ता हूं। ओके, इंडिया के पास बहुत ज्यादा, जैसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ बफेलो।
इंडिया के पास बहुत ज्यादा कैटल है, मीन्स इंडिया के पास सबसे ज्यादा इंडिया के पास ही बफेलो है, काऊ है, गोट है। इंडिया है लार्जेस्ट नंबर ऑफ बफेलो, काऊ, गोट्स। फिर भी इंडिया सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि व्हाइट रेवोल्यूशन में जो वैरायटी दिया गया था उस वैरायटी का यूज इंडियंस नहीं करते हैं, जिसके कारण इंडिया में बहुत ज्यादा है भैंस और गाय, ये सब चीजें, बकरियां, बट दूध उतना नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि व्हाइट रेवोल्यूशन में बताया गया था बेस्ट ब्रीड के काऊ और बफेलो का यूज करना है, मुराह, साहिवाल, जफाराबादी, इस सब का यूज करना है, जर्सी, इस सब ब्रीड का यूज करना है। लेकिन इंडियंस यूज नहीं करते, जिसके कारण इंडिया सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाता है वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया के पास सबसे ज्यादा है। इंडिया है लार्जेस्ट नंबर ऑफ बफेलो। बफेलो ये सब क्या है? कैटल है ये सब। बफेलो काऊ ये सब क्या है? कैटल है। कैटल मीन्स क्या होता है? मवेशी। ये सब समझ में आता है सभी को? व्हाइट रेवोल्यूशन क्यों चला था? इसे हटा दूं। फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। कौन है फादर? डॉक्टर वी कुरैन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नामें आपको याद रखनी है। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, क्यों चला, किसने चलाया, ये सब याद रखने। क्यों चला? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। कौन चलाया? डॉक्टर वी कुरैन। जैसे अब सेकेंड है, इतना नोट डाउन कर लिए। सेकेंड है पोल्ट्री। पोल्ट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स। मीन्स हम लोग चिड़िया को पाल करके रखते हैं। डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स फॉर इग्स, एक्स या इक्स कुछ भी पढ़िए। डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स फॉर इग्स एंड मीट। मीन्स चिड़िया को मीट और एग के लिए उसे पाल कर रखा जाता है। कौन कौन से चिड़िया होते हैं? जैसे एग्जाम्पल में हेन, मुर्गी भी चिड़िया ही है, बड़ा सा चिड़िया। जैसे और भी बहुत सारे होते हैं, स्पैरो, स्वान, सभी को पाल करके रखा जाता है। मेनली क्या है? हेन है। डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट आर नोन एज, लिख दो यहां पर, आर नोन एज पोल्ट्री। डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स फॉर एग एंड मीट आर नोन एज पोल्ट्री। एग्जाम्पल क्या है? हेन। और क्या सब है? डक भी पाला जाता है। बहुत सारे लोग चिड़िया को भी खाते हैं, पिजन को भी खाते हैं। जैसे पिजन, बहुत सारे जगहों पर पिजन इटेसी। डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट आर नोन एज पोल्ट्री। एग्जाम्पल क्या? हेन, डक, पिजन इटेसी। इतना नोट डाउन कीजिए। जैसे अब एग के अमाउंट को भी बढ़ाना था, तो इसके लिए जो रेवोल्यूशन चला उसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, सॉरी एग्स। एग्स के अमाउंट को इंक्रीज कराना है, इसके लिए एक रेवोल्यूशन चला, उसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दूं VVI। ये पूछे जा सकते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन क्यों चला था? फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एग। अमाउंट मीन्स
प्रोडक्शन ऑफ एग, बुक में लिखा रहता है प्रोडक्शन ऑफ, फॉर इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन ऑफ एग। जैसे वहां पर डिफरेंट टाइप के काऊ के अच्छे अच्छे ब्रीड का यूज किया गया, उसी तरीके से हेन के भी अच्छे ब्रीड को यूज किया जाएगा। जैसे बेस्ट ब्रीड ऑफ हेन, वाइट लेग हॉर्न। जैसे वहां पर मुराह, जफाराबादी भैंसी का यूज किया जाता था, और साहिवाल काऊ का यूज किया जाता था, जर्सी काऊ का यूज किया जाता था। सिमिलर वे में जो सबसे बेस्ट ब्रीड होते हैं हेन के, जो मुर्गियां होती है उसकी, कौन होते हैं? व्हाइट लेग हॉर्न हेन। बेस्ट ब्रीड ऑफ हेन मीन्स मुर्गियां का सबसे अच्छा ब्रीड क्या होता है? व्हाइट लेग हॉर्न। मोस्ट एग लेइंग बर्ड्स होता है, कैसा होता है? बहुत ज्यादा अंडा देता है। मोस्ट एग लेइंग बर्ड्स, बहुत ज्यादा अंडा देता है। तो पोल्ट्री क्या होता है? डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट, मीन्स अंडा और मीट का जरूरत है, तो इसके कारण हम लोगों ने उसे पालना शुरू किया। उसे क्या बोलते हैं? पोल्ट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हेन, डक, पिजन, etc, जिसके कारण एक रेवोल्यूशन चली। उसके क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन को? सिल्वर रेवोल्यूशन, फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एग, एग के अमाउंट को बढ़ाना है। बेस्ट ब्रीड कौन है हेन का, जिससे बहुत ज्यादा अंडा मिले? मोस्ट एग लेइंग बर्ड्स, व्हाइट लेग हॉर्न। आ गया इतना समझ में? नोट डाउन कर लिए? वीडियो पहुंच के नोट डाउन कीजिए। कर लिए इतना नोट डाउन? जैसे अब और भी एनिमल्स होते हैं जिससे क्या मिलता है? फूड मिलता है। तो और कौन से एनिमल्स है? जैसे और कौन से एनिमल्स होते हैं? फिश, मछलियां। तो हम लोग जब मछलियां को पालते हैं, रियरिंग ऑफ फिश, रियरिंग ऑफ फिश, रेयरिंग का मतलब क्या होता है? पालना। रेयरिंग ऑफ फिश नोन एज पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर। जब हम लोग मछलियां का प्रोडक्शन करवाते हैं, रेयर करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? पिस्सीकल्चर। रेयरिंग ऑफ फिश नोन एज पिस्सीकल्चर। फिश जो होता है उसमें बहुत अमाउंट में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फिश क्या चीज से इनरिच होता है? प्रोटीन से। फिश जो होता है कैसा होता है? प्रोटीन्स रिच होता है, मीन्स उसमें बहुत प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन्स रिच मीन्स फिश में बहुत अमाउंट में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और जो फिश का प्रोटीन्स होता है वो इजीली तरीके से डाइजेस्ट भी हो जाता है। मीन्स कैसा प्रोटीन होता है? इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन्स। फिश में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो आसानी तरीके से पच जाता है, तो फिश हमें लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिश से प्रोटीन्स मिलता है हाई अमाउंट में। आ गया समझ में? तो रेयरिंग ऑफ फिश नोन एज पिस्सीकल्चर। फिश क्या होता है? प्रोटीन रिच होता है। जैसे फ्रेश वाटर फिश क्या होता है? एग्जाम्पल बोलिए। फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश का एग्जाम्पल बोलिए, पता है? जैसे रोहू खाए हो, कैटला, रोहू कैटला, फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर में मछलियां रहती है। जैसे और मैरीन वाटर फिश मीन्स समुद्र में पाए जाने वाला मछली, मैरीन वाटर
फिश। कौन कौन से मछली खाते हैं हम लोग जो समुद्र में पाया जाता है? ईल। जनरली ईल का यूज किया जाता है, रोहू, कैटला, ईल। जैसे और भी यूज किया जाता है हिल्सा। हिल्सा ये सब फिश का नाम है। जैसे और भी होते हैं उसमें, जैसे फ्रेश वाटर में और भी फिश पाया जाता है, जैसे मृगल। कौन सा फिश? मृगल। मृगल, रोहू, कैटला, ईल, हिल्सा। और भी होते हैं जैसे सैल्मन। सैल्मन ये सब फिश जनरली यूज किए जाते हैं। जैसे अभी रिसेंट न्यूज आ रहा है अभी के टाइम में, जो चाइनीज पीपल ऑक्टोपस को भी खा जाते हैं। ऑक्टोपस जो होता है 8 पैर वाला, उसे भी खा जाते हैं। इवन क्रोकोडाइल को भी। ऐसा न्यूज वाले दिखाते हैं, मीन्स बहुत सारे चैनल है वो दिखाते हैं। पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। तो फ्रेश वाटर फिश कौन है जिसे हम लोग यूज करते हैं? रोहू, कैटला, मृगल। मैरीन वाटर फिश ईल, हिल्सा, सैल्मन। और न्यूज वाले जो दिखाते हैं पता नहीं सही है या गलत। जनरली हम लोग इसी फिश का यूज करते हैं, तो इसी का नाम लिखना है। ऐसा नहीं करना है जो इसमें ऑक्टोपस भी लगा देनी है, ऐसा नहीं। ओके। फ्रेश वाटर फिश कौन है? रोहू, कैटला, मृगल। फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक रेवोल्यूशन इसमें भी चले, उसे बोला जाता है ब्लू रेवोल्यूशन। फॉर द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश, एक रेवोल्यूशन चली जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश। मीन्स मछली के प्रोडक्शन को इंक्रीज कराना है। फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश जो रेवोल्यूशन चला उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन। आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है? अच्छा टॉपिक है। फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश नोन एज ब्लू रेवोल्यूशन। जैसे और भी बहुत सारे रेवोल्यूशन चले, यहां पर ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, फिश वाला। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी चला। ग्रीन रेवोल्यूशन ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन वाला, ग्रीन रेवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसमें यह बताया गया कि ऐसे सीड का यूज करना जो इसमें बहुत ज्यादा यील्ड हो, मीन्स बहुत ज्यादा पैदावार हो, ऐसे सीड का यूज करना है। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन में बताया गया कि ऐसे सीड का यूज करना है जिससे बहुत ज्यादा यील्ड हो। तो यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी का शॉर्ट में ऐसा लिखा रहता है HYV। क्या लिखा रहता है? HYV। HYV सीड। HYV सीड यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। आ गया समझ में? कौन सा रेवोल्यूशन चला? ग्रीन रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन फॉर द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फिश। आ गया समझ में? ग्रीन रेवोल्यूशन यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। जैसे इसमें और भी बहुत सारे चीज बताया गया है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसमें यह भी बताया गया कि फर्टिलाइजर्स का भी यूज करना है। इसमें यह भी बताया गया कि बेटर क्वालिटी इरिगेशन का होना चाहिए। बेटर क्वालिटी इरिगेशन होना चाहिए। मीन्स सारे खेत में स्प्रिंकलर सिस्टम लगा देना है, सारे फील्ड में ड्रिप सिस्टम लगाना है। फार्मर्स तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण गवर्नमेंट अप्रोक्स
100 रुपये में से बस 15-20 रुपये ही लेती है गवर्नमेंट, और 80% रुपये छोड़ देती है जो भी लोग ड्रिप सिस्टम लगवाना चाहते हैं उसके लिए, या स्प्रिंकलर लगवाना चाहते हैं। लेकिन इंडियन फार्मर्स जनरली नहीं लगवाते हैं, लेकिन लगवानी चाहिए, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में बताई गई थी। बेटर क्वालिटी इरिगेशन होना चाहिए। कौन कौन से सिस्टम का यूज करना है? ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करना है, स्प्रिंकलर सिस्टम, रेदर देन वो ओल्ड वाला जो मेथड था। कौन कौन सिस्टम था ओल्ड वाला, याद है सभी को? राहत, चेन पंप, मोट, ये सब याद है? वो सब सिस्टम को यूज नहीं करना है, मॉडर्न सिस्टम का यूज करना है, मीन्स ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करना है। बेटर क्वालिटी इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स का यूज करना है, बेस्ट क्वालिटी फर्टिलाइजर, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का यूज करना है, बहुत ज्यादा पैदावार वाला सीड का। ब्लू रेवोल्यूशन क्या था? फॉर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश। ऊपर थोड़ा साफ कर दूं। ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया था? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन है? एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, कौन है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन की इसने शुरुआत कर दी। किसने? एमएस स्वामीनाथन ने। ठीक है, रेवोल्यूशन का मतलब पता है सभी को? क्रांति ला दिया, मीन्स अच्छे तरीका से प्रोडक्शन करो। एसएसटी में इसके बारे में और डिटेल्स में आप लोग पढ़िएगा। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? एमएस स्वामीनाथन। और इंडिया में कौन है फादर उसके? नॉर्मन ई बारलॉग। कौन? नॉर्मन ई बारलॉग। इंडिया में किसने लाया ग्रीन रेवोल्यूशन? नॉर्मन ई बारलॉग ने। इंडिया में क्या लाया इसने? इन्होंने क्या लाया? ग्रीन रेवोल्यूशन। किसने लाया? नॉर्मन ई बारलॉग ने। और पूरे वर्ल्ड में किसने लाया? एमएस स्वामीनाथन ने। तो कोई पूछेगा इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया, तो क्या बताओगे? नॉर्मन ई बारलॉग। और वर्ल्ड में किसने लाया? सिर्फ पूछेगा ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो लगाना एमएस स्वामीनाथन। अगर पूछेगा इंडिया में किसने लाया, तो लगाना नॉर्मन ई बारलॉग। ये ओलंपियाड में पूछे जाने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होते हैं। जो लोग अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पूछे जाते हैं कौन है फादर इसके। इतना नोट डाउन कर लिए? नीचे का साफ कर दूं, नोट डाउन कर लिए? अब जो लास्ट है जिससे फूड मिलता है वो है हनी बी। फोर्थ नंबर हनी बी। हनी बी को जब हम लोग प्रोडक्शन करवाते हैं तो क्या बोला जाता है? रियरिंग ऑफ हनी बी। हनी बी नोन एज क्या बोला जाता है पता है सभी को? एपीकल्चर। रियरिंग ऑफ हनी बी क्या होता है? एपीकल्चर। मीन्स हनी बी का प्रोडक्शन करवाना है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एपीकल्चर। रियरिंग ऑफ हनी बी नोन एज एपीकल्चर। प्लेस वेयर आर्टिफिशियल rearing of honeybee known as apiary.
ऐसा प्लेस जिस जगहों पर हम लोग हनी बी का प्रोडक्शन करवाते हैं, रियर करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? एपियरी। प्लेस वेयर आर्टिफिशियल रियरिंग ऑफ हनी बी नोन एज एपियरी। इतना नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, चैप्टर नंबर 1 7 लेक्चर्स में। बहुत छोटा चैप्टर था। ओके, अब आप लोगों को एक काम करनी है, एनसीईआरटी बुक कम से कम 2 से 3 बार आपको रीडिंग लगानी है। उसके बाद जो मैं नोट्स बनवाया हूं उसे प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेनी है, अच्छे तरीके से। उसके बाद बहुत सारे पब्लिकेशन बुक्स निकलते हैं, ओलंपियाड, जो लोग सीटीईटी की तैयारी करते हैं उनके लिए, और कोई भी जनरल कंपटीशन जिसमें क्वेश्चंस भर भर कर पूछे जाते हैं इन सब चैप्टर से। और ये चैप्टर जनरली बच्चे लोग छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, इसे आप लोग याद कर लीजिए, बहुत आसान सा चैप्टर है। और ऑब्जेक्टिव बुक कोई भी खरीद कर जो कि जिसमें ओलंपियाड का क्वेश्चन दिया रहता है वो लगा लेनी है आप लोगों को, बस इतना ही करना है। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो चलिए यहीं पर यह चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।